और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बाबा की लाइन पर सब चल रहे हैं कैसे। 6 राज्यों में योगी वाला एक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए जरा, अलग अलग राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां से शुरुआत हुई इस मॉडल की, अब वो दिल्ली में फॉलो हो रहा है, वही राजस्थान में और वही बिहार में, वही गुजरात में भी हो रहा है। सबसे पहले देखिए यूपी की बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं यूपी के बरेली में बुलडोजर गरजा है और ये बुलडोजर एक्शन अब सभी राज्य में हो रहा है, क्योंकि अब तक जिन जमीनों पर अवैध कब्जे थे, बिना कागज के कब्जे थे, उन पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यूपी के बरेली की, देख रहे हैं, जहां बुलडोजर चल रहा है। और ये सालों से अवैध निर्माण थे, लोगों ने जमीनें कब्जा करके घर बना लिए थे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद आज दिल्ली में बुलडोजर चलना था, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर से पहले देखिए महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। उनका कहना था ये मंदिर है और इस पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उसके बाद देखिए इस विरोध के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चलना शुरू हुआ। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोग थे, लोग कह रहे थे ये दरगाह नहीं है, ये मंदिर है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। इलाके पर बुलडोजर चल गया। उसके बाद देखिए वहां जो पुरुष मौजूद थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसका एरियल व्यू आप देख रहे हैं। कहा जा रहा था ये पीर की दरगाह है या नाथ संप्रदाय का कोई मंदिर है, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया है। अगली तस्वीर देखिए, वहां जो मौजूद थे पुरुष वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। के खिलाफ कार्रवाई आप देख रहे हैं, उसके खिलाफ लोग बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर, पुलिस ने देखिए लोगों को डिटेन किया है, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर था कि वहां बुलडोजर चलना है, पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की चुनौती ना पैदा हो, इसलिए वहां प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया। मंदिर मंदिर बोलते हैं, मंदिर मंदिर, और यहाँ मंदिर तोड़ने आ गए। ये झंडों की जोर पे बसों में बिठाया गया, लेडीज को बसों में बिठाया गया, मारा गया। कोई आपका घर तोड़ेगा, यहाँ पे लोगों को खड़े भी नहीं होने दे रहा है। इवन विमेन के साथ इतना मिसबिहेव हुआ है। मेल ऑफिसर्स भी खींचे हैं, लेडीज ऑफिसर जो यहाँ हरे राम का पाठ कर रही हैं उनको भी पीटा गया है यहाँ। और हमें पता ही नहीं है किसी को भी कि वो पुलिस का ये स्टेप आज होने वाला था। 16 साल से अखंड ज्योत राम नाम की जग रही है। हम राम को मानते हैं, नहीं मानते? और ओम और ये जो स्वास्तिक लिखा हुआ है ये मस्जिदों में लिखते हैं। एक साथ 50 परिवार होंगे। अब वही पब्लिक को क्यों उठा रहे हैं? क्या ये कोई उग्रवादी है? कौन है? पब्लिक है, सेवादार हैं और तोड़ के सब तोड़ बढ़ के। अब आइए आपको लिए चलता हूं दिल्ली के बाद। देखिए गुजरात में बुलडोजर चल रहा है। यह गुजरात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी मॉडल
दिल्ली हो, गुजरात हो या कोई भी राज्य हो, में गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद देखिए जितना कब्जा था सारा कब्जा छुड़ा लिया गया। हर इमारत पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का दावा है ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया था इन इमारतों पर। की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैकड़ों घर जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आइए अब आपको गुजरात से लिए चलता हूं एक और राज्य जम्मू। जम्मू से पहले अजमेर देखिए। यह अजमेर दरगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरगाह के आगे भी बुलडोजर पहुंच गया है। राजस्थान में भजन लाल सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है। और उसके बाद दरगाह के आसपास जो दुकानें हैं जो अतिक्रमण करके रखा गया है उन पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दावा यह है कि ये सब अवैध तौर पर दुकानें आगे बढ़ा ली गई हैं और दुकानों को बढ़ाने से गलियां संकरी हो गई। अब आपको लिए चलता हूं राजस्थान से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक यूट्यूबर के घर बुलडोजर चलने जा रहा था। उसने खुद माइक उठाया और वो बता रहा है कि कैसे उसके यहां बुलडोजर चल रहा है। लेकिन मेरा मतलब कौन है क्योंकि हम सच दिखाते हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं कितना काम झाम एक अल्फाज बैंक के बुलडोजर पहुंचा था। बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही थी और उसके बाद यह है बुलडोजर एक्शन। जम्मू में भी बुलडोजर चला है और यूट्यूबर के घर चला है। कुछ उस पर आरोप लगाए गए प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद यह बुलडोजर एक्शन हुआ। वो बयान करने वाले एक जर्नलिस्ट के ऊपर जो है उसका दो कमरे को निकाल के जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बिहार में भी योगी मॉडल की सबसे ज्यादा बात हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बुलडोजर चल रहा है। बिहार में हर रोज 1 दर्जन जिलों में बुलडोजर चल रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद आपको लिए चलता हूं पटना। पटना में भी बुलडोजर चल रहा है। राज्य कोई भी हो लेकिन चल रहा है वो योगी मॉडल पर ही, जिसकी शुरुआत योगी ने की थी। उस पर सवाल भी उठे, अभी भी सवाल उठते हैं। उनके विरोधी आलोचना करते हैं इस मॉडल की, लेकिन हर राज्य में उसे लागू किया जा रहा है। अब आपको बताऊं अलग अलग राज्यों में जो एक्शन हो रहा है
वो आखिर क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखिए बरेली में फिर योगी का बुलडोजर गरजा है। देर रात भारी पुलिस बल के साथ 2 बुलडोजर पहुंचे। कुतुब खाना मंडी का अतिक्रमण हटाने गए थे। मंडी के रास्ते में कुछ दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, फिर बुलडोजर से ढहा दिया। अगली तस्वीर देखिए दिल्ली की, झंडेवाला मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बाबा पीर रतननाथ मंदिर दरगाह के पास अतिक्रमण हटाया गया। बाबा रतननाथ को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे। अफवाह फैली कि बुलडोजर से मंदिर को हटाया जा रहा है तो भारी संख्या में लोग प्रदर्शन और हंगामा करने पहुंच गए। प्रशासन और सरकार ने कहा मंदिर नहीं, अतिक्रमण हटा रहे हैं। अब देखिए बिहार की तस्वीर। नई सरकार बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। आज पटना के बोरिंग रोड पर बुलडोजर चलाया गया है। फुटपाथ और मुख्य सड़कों का अवैध निर्माण हटाया गया। नोटिस देने पर भी अतिक्रमण न हटाने पर जुर्माना भी लगाया गया। 4 दिन में बिहार में 12 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर चल गया है। राजस्थान चलिए अजमेर की तस्वीर। दरगाह के पास 6 बुलडोजर चले तो हंगामा हो गया। लोग भारी विरोध करने लगे, बाजार तक बंद कर दिया गया। फिर अधिकारियों समेत करीब 200 पुलिस वाले उतारे गए। कहा संकरे रास्ते से एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं निकल पाती है। तब जाकर लोग अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हुए। जम्मू कश्मीर देखिए, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी बवाल मचा। जम्मू में एक मुस्लिम पत्रकार के घर पर बुलडोजर चला, जिसे लेकर सीएम और एलजी फिर आमने सामने आ गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा अधिकारी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं। हिंदू पड़ोसी ने घर बनाने के लिए इस मुस्लिम पत्रकार को फिर अपनी जमीन गिफ्ट में दे दी है। गुजरात देखिए, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। इसी स्टेडियम में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकते हैं और जिसे लेकर सरकार और निगम अभी से तैयारी में जुट गया है। नोटिस के बाद जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो 6 बुलडोजर और 20 ट्रक के साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह अलग अलग राज्यों में एक्शन हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर शक्ति के साथ उतारा गया। मंदिर को कोई नहीं छेड़ेगा। मंदिर के चारों तरफ जो अनलीगल लोगों ने अनलीगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे, जो मुझे प्रशासन ने बताया है, मैं जाकर के चेक भी करूंगा। जो अनलीगल लोग जो है उस मंदिर की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, अन्यथा मंदिर को नहीं छेड़ा जा रहा है। हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा रहा है। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते। अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पे बुलडोजर चलाएगा। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। बालू माफिया, जमीन माफिया और दारू माफिया है, और जो इस करनी कथनी में अंतर रखेगा, सत्ता के अंदर हो या सत्ता के बाहर हो, कोई नहीं बचेगा। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा बिहार के, और वाकई बिहार में क्या ऐसा हो रहा है? आइए आपको बिहार लिए चलता हूं। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीते, फिलहाल जेल में है। अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है। अनंत सिंह को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त की तस्वीर है। अनंत सिंह ने जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। अब देखिए, अनंत सिंह जिस जेल में बंद है, पटना की बेउर जेल में पुलिस रात को पहुंच गई। पुलिस ने पटना में रेड की जेल में जाकर, और अनंत सिंह की बैरक तक भी पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की, पटना जेल में जब रेड हुई है, पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक, आधा दर्जन गाड़ी पहुंची है। पुलिस का दल बल के साथ जेल में पहुंची है, क्योंकि जेल का जो प्रशासन होता है वो अलग होता है, और पुलिस जेल में पहुंची है रेड करने। अनंत सिंह भी इसी जेल में बंद थे। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बेगूसराय आपको लिए चलता हूं।
बेगूसराय के जेल में भी रेड हुई है। बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद। बेगूसराय में पुलिस पहुंची है, रेड की है, क्योंकि जेल से ही क्राइम का, अपराध का पूरा सिंडिकेट चलता है। बड़े अपराधी जेल में ही होते हैं और जेल से ही अपराध को अंजाम देते हैं। उनके गुर्गे जो जेल के बाहर है, अपराधियों की जेल महफूज जगह होती है, इसलिए अब शिकंजा जेल में कसा जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुंगेर जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंगेर जेल में भी पुलिस पहुंची है और जेल जेल रेड की जा रही है। रात को भारी पुलिस दल पहुंचा है जेल और जेल में चप्पे चप्पे की छानबीन हुई है। कहीं अपराधी कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई असलहे तो नहीं है, ये सारी तलाश हुई है। अब आपको बताऊं, योगी ने सीएम बनते ही जैसे जेलों में भारी सख्ती बढ़ा दी थी, वही अब बिहार में हो रहा है। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया, आपको याद होगा, यूपी की जेल से भागे फिर रहे थे और आ गए तो बेचैन थे। उनके परिवार और करीबियों पर भी जेल में कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। कुछ ऐसा ही एक्शन बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिहार के 8 जिलों की जेलों में सुबह सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पटना से पूर्णिया और बेगूसराय से मोतिहारी तक एक साथ छापेमारी हुई। पटना की बेउर जेल में भी सुबह 5 बजे छापेमारी और जांच हुई। मोकामा के विधायक बाहुबली अनंत सिंह भी इसी बेउर जेल में बंद हैं। खबर है कि अधिकारियों ने अनंत सिंह की सेल को भी चेक किया है। डीएम और एसपी की अगुवाई में एक साथ जेलों में छापेमारी कार्रवाई हुई है। सभी जगह जेल के अंदर वार्ड को खंगाला गया, कैदियों की तलाशी ली गई है, किचन से लेकर बाथरूम तक की जांच हुई है और जेल स्टाफ से पूछताछ किया गया। पता यह किया जा रहा है कि जेल के अंदर से कैदी क्राइम नेटवर्क तो नहीं चला रहे और जेल के अंदर कहीं कैदियों की खास मेहमान नवाजी तो नहीं हो रही है, खातिरदारी चल रही है, दावत हो रही है। दरअसल गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने जेलों को लेकर ऐलान किया, कहा था जेल के अंदर मोबाइल कैसे जाते हैं इसकी जांच होगी। जेल के अंदर बाहर से खाना और दूसरी सुविधाओं पर रोक लगाई जाएगी। मतलब एनकाउंटर बुलडोजर के बाद अब जेल में भी योगी वाला एक्शन शुरू हो गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। पटना जिला में हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं जो हमारे ऐसे 40 कुख्यात जो अभी तक वांछित हैं, पकड़े नहीं गए हैं और उन पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे 3 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में पकड़ाए हैं और खास बात यह है कि इन सबों को अलग अलग राज्यों से जाकर पकड़ा गया है। तो जो हमारी टीम है जो पूरे देश भर में जाकर इन अपराधियों को पकड़ रही है और उनको सही जगह पहुंचा रही है। 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को चिन्हित किया है और अभी 1200 का नया लिस्ट बनाया है और इन तमाम लोगों को न्यायालय से आदेश लेकर उनको भी ध्वस्त करूंगा और उनको जेल के अंदर भी डालकर रखूंगा। साथियों, उमर ने जिहाद के नाम पर धमाका किया, लेकिन मदनी साहब, महमूद मदनी जो जमीयत के चीफ भी हैं, महमूद मदनी क्या कह रहे हैं अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। एक कार्यक्रम में थे, यह कार्यक्रम है नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जिहाद को अच्छा काम बता रहे हैं, कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगी, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की। अब आपको बताऊं कि कैसे संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने महमूद मदनी को घेरा उनके इस बयान को लेकर। देखिए जरा, आपको बताऊं क्या कुछ कहा महमूद मदनी ने और क्या संबित पात्रा ने उन्हें जवाब दिया है। दरअसल महमूद मदनी ने कहा, जमीयत के प्रमुख महमूद मदनी ने विवादित बयान दिया जिसके बाद बवाल भी हुआ, घमासान भी हुआ। मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं जब तक कि वो संविधान पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा है। देश में कई अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। वर्शिप एक्ट नजरअंदाज कर ज्ञानव्यापी और मथुरा की सुनवाई क्यों हुई, इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर मदनी का बयान अपमानजनक और खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है जिस पर सबको भरोसा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़का सकता है, मतलब देश के सिस्टम और कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा रहा है।
जिहाद पर भी सवाल उठाए। मदनी ने कहा इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और जिहाद के नाम पर मुसलमानों की तौहीन की जा रही है, जबकि इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। और मैं कहता हूं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी का बयान सिर्फ भड़काऊ नहीं बल्कि बांटने वाला है। संबित पात्रा ने कहा, उनका यह कहना है कि जिहाद होना चाहिए ठीक नहीं है। जिहाद के नाम पर दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद फैलाया गया। भारत में जिहाद को सही ठहराना खतरनाक और नामंजूर है। वंदे मातरम पर आर पार हुआ। मदनी ने कहा मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं, अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देंगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। संबित पात्रा ने कहा सरकार हिंसा, देश विरोधी बयान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत आज विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में नफरत फैलाने की कोशिश पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा महमूद मदनी क्या कह रहे हैं और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। सोचिए, महमूद मदनी खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, जिहाद की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें तो जिहाद जो बेगुनाहों की जान ले रहा है उससे नफरत करना सिखाना चाहिए, उस शब्द से भी नफरत। लेकिन देखिए ये जो शख्स है उमर, ये शख्स भी जिहाद के नाम पर बम बांधकर फट गया और बेगुनाहों की जान ले ली। ये जिहाद के नाम पर सुइसाइड बॉम्बर और आत्मघाती हमलावर होना को शहादत बता रहा था, लेकिन महमूद मदनी इससे नफरत करना नहीं सिखा रहे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पहलगाम आपको याद होगा, पहलगाम में भी आतंकियों ने जिहाद के नाम पर हिंदुओं से नाम पूछ पूछ कर उनकी हत्या कर दी। महमूद मदनी उस जिहाद की पैरवी आखिर कैसे कर सकते हैं? आइए आपको बताऊं, महमूद मदनी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही मदनी के जब हक में फैसले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम और सर्वोच्च कहते हैं। जरा आईना दिखाने वाला उनका रियलिटी चेक। मौलाना मदनी जिस जिहाद की धमकी दे रहे हैं उसी जिहाद के नाम पर उमर ने दिल्ली को दहलाया है और धमाके के बाद आतंकी उमर का पुराना वीडियो भी आया। वो जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काता नजर आ रहा है। उमर ने वीडियो में फिदाइन हमले को शहादत तक कह दिया। इसी जिहाद के नाम पर बेगुनाहों के मारे जाने पर मदनी खामोश रहे, चुप रहे। लेकिन जब अल-फलाह और उसके मालिक पर कार्रवाई हुई तो अरशद मदनी कहने लगे कि इस्लाम को खत्म करने की साजिश हो रही। अब उनके भतीजे महमूद मदनी जिहाद को जुल्म के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले जैश सरगना मसूद अजहर का वीडियो सामने आया जिसमें कहा था जिहाद के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी जिहाद के नाम पर सब कर रहा है। और मदनी कह रहे हैं जिहाद तो ठीक है, कर्तव्य है। पहलगाम हमले के आतंकियों ने भी जिहाद के नाम पर हमला किया, हिंदू और मुसलमानों की पहचान पूछकर गोली मारी। जिहाद के नाम पर कई देशों में आतंकी हमले हो चुके हैं।
तो क्या जिहाद की पैरवी कर मदनी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? इतना ही नहीं, मदनी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जो मदनी अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, जब पक्ष में फैसला आता है तो महमूद मदनी और अरशद मदनी तारीफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई और देश में बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात की, तब कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया। जब मदरसे पर रोक के सरकार के फैसले को खारिज किया, तब भी मदनी ने अदालत और फैसले की तारीफ की थी। और अब मदनी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये वही है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा अच्छा नहीं लगता। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान और दूसरे धर्मगुरु। सवाल यह है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है। क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान है तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं, लोगों को उकसा और भड़का रहे हैं, पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इनके बयानात को हेट स्पीच के दायरे में लेना चाहिए और ऐसे बयानों पर रोक लगना चाहिए। ये लोग देश की पुरअमन फिजा को, अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल, खुशगवार माहौल को खराब करना चाहते हैं। देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना, कैसे महंगाई को छिपाना। व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार ये वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरु जिले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो न मानवता के हितैषी है, न मुल्क के हितैषी है, न ही किसी मजहब के हितैषी है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलेमा हैं, हमने इनके कदमों में बैठकर इस्लाम सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इसलिए इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में मैं नहीं समझता कि मुझे कोई भी टिप्पणी देनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की बातें की हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो लोगों को उकसा रहे हैं कि कैसे वो इस देश के खिलाफ युद्ध करें। ये जिहाद जैसे शब्दों की इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग कौम के दुश्मन हैं और कौम के लोगों को, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो अपनी दुकान चलाने के लिए मुस्तकबिल को खराब करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, जिहाद के नाम पर जो बेगुनाहों की जान ले रहे थे वो तस्वीरें आपके सामने। इरफान, मुजम्मिल, आदिल और शाहीन, अब इन सब पर एनआईए एक्शन ले रही है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इनकी रिमांड पूरी हो रही थी, एनआईए ने इन्हें आगे और रिमांड पर लिया है, आगे सवाल जवाब के लिए। एक और है। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजम्मिल, आदिल और इमाम इरफान और शाहीन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं नीले शॉल में। शाहीन को भी एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ जब ये चारों आतंकी कोर्ट के अंदर खड़े थे, कोर्ट के कटघरे में। दिल्ली ब्लास्ट के जिन आरोपियों की आज पेशी हुई उनमें मुजम्मिल, शाहीन, आदिल, मुफ्ती इरफान शामिल हैं। चारों आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी खत्म होने पर उन्हें पेश किया गया। एनआईए ने इनसे पूछताछ और खुलासे के लिए और रिमांड मांगी। इसके बाद कोर्ट ने चारों की 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ा दी है। मतलब अब चारों आरोपियों की 8 दिसंबर को पेशी होगी। तब तक जांच एजेंसी इनके नेटवर्क पर छानबीन करेगी। और इस बीच दिल्ली पुलिस भी धमाके के बाद से एक्शन में। पुलिस ने क्या किया है, निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के अस्पतालों से उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन से पढ़कर आए, यानी एमबीबीएस की डिग्री लेकर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को इन डॉक्टरों की पूरी डिटेल देने को कहा है। शक यह है कि अल-फलाह से जुड़े आरोपी डॉक्टरों का नेटवर्क बड़ा होगा, सिर्फ 4 नहीं होंगे। ऐसे में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की जड़ कहां तक पहुंची है। अफसरों का कहना है ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हैं, अब उस पर कार्रवाई हो रही है।
बाकायदा जिन्हें पकड़ा गया है, जिसमें से शाहीन प्रमुख है, क्योंकि शाहीन काफी पैसों से मदद कर रही थी। शाहीन अल-फलाह में ही रह रही थी। तो देखिए शाहीन के हॉस्टल में चेकिंग हुई है। अल-फलाह में लगातार एनआईए पहुंच रही है, रेड कर रही है, छानबीन कर रही है। जहां जहां ये लोग रह रहे थे, रुक रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस जगह पर भी जांच हो रही है। और शाहीन को लेकर आज देखिए कहां पहुंची है। ये अल-फलाह की बिल्डिंग है। शाहीन को उसके रूम नंबर 22 में ले गई है टीम, और रूम नंबर 22 में ले जाकर एनआईए की टीम, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एआई वीडियो है, शाहीन को इस तरह लेकर गई है और शाहीन का रूम खुलवाया है और रूम में तिजोरी खुलवाई है। दावा है तिजोरी से पैसे और सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। अब देखिए जरा रूम नंबर 22 का दरवाजा खुला और उसकी तिजोरी खुली तो उसमें कैश था, उसमें सोने, जेवर और बिस्किट थे। रात का वक्त था जब एनआईए शाहीन को अल-फलाह ले गई। करीब 5 घंटे अल-फलाह में उसके ठिकानों पर घुमाया गया, छापेमारी हुई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उसका आमना सामना भी कराया गया। शाहीन के घर, केबिन और क्लासरूम ले जाकर पूछताछ की गई। यूनिवर्सिटी की हॉस्टल बिल्डिंग में ही उसका फ्लैट था। इसी 22 नंबर फ्लैट में ही डॉक्टर शाहीन सईद रहती थी। जब 22 नंबर कमरे में शाहीन की अलमारी लॉक खुलवाया गया इसका, तो अलमारी के अंदर भी सीक्रेट लॉकर निकला। लेकिन जैसे ही वो लॉकर खुला तो सब दंग रह गए, क्योंकि शाहीन के इस लॉकर में नोटों के कई बंडल मिले हैं। दावे के मुताबिक इसमें 500 रुपए की गड्डियां निकली और जब इन्हें गिना गया तो करीब 18,50,000 रुपए निकले। और इतना ही नहीं, इसके बाद शाहीन के दूसरे लॉकर की तलाशी हुई है। इसमें 2 सोने के बिस्किट समेत करीब 300 ग्राम सोने के गहने मिले, यानी करीब 36 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। और दावा है कि लॉकर से सऊदी करेंसी भी मिली है, क्योंकि शाहीन के कई साथी विदेशों से फंडिंग लेने में लगे हुए थे। ये एनजीओ के जरिए खाड़ी देशों से फंड मंगाते थे और इसके दम पर भारत में आतंकी नेटवर्क को खड़ा करना चाहते थे। यही साजिश थी। अब जांच एजेंसियां यह भी खुलासा करने में लगी और जांचने में लगी हैं कि शाहीन दरअसल और उसका गैंग कहां कहां से फंडिंग और पैसा जुटा रहा था। दुनिया के कई देश हैं जहां से पैसा लिया जा रहा था, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान। ये वो मुल्क हैं जहां से पैसे लेने की कोशिश हो रही थी या फंडिंग जुटाई जा रही थी। इस कोशिश में था शाहीन का ये फंडिंग नेटवर्क। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री। हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सल्यूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। और अब इन आतंकियों से जुड़े हुए जो तार हैं, कई मौलानाओं और इमाम तक शिकंजा कस गया है। अब देखिए दिल्ली में घटना हुई, आपको लिए चलता हूं उत्तराखंड। फिर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेड हुई है रात को, और इस रेड में एक मौलाना को पुलिस ने उठाया है। मौलाना समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उस मस्जिद की। यह है वो मस्जिद, इसी मस्जिद से मौलाना जुड़े हैं। ये उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं मौलाना की। इस में मौलवी थे, यहां पुलिस पहुंची और उनको उठाया गया है। इमाम आसिम नाम है इनका। आसिम की तस्वीर भी एक तरफ आप देख रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली धमाके के आतंकियों के संपर्क में थे ऐसा दावा है। हल्द्वानी के अलावा देखिए नैनीताल की तस्वीर मैं दिखाऊं। नैनीताल की एक और मस्जिद, यहां से भी एक मौलाना को उठाया गया है। पूछताछ के लिए उन्हें उठाया गया और उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और बाकायदा वहां भी एजेंसियां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी साथ में है
और अलग अलग जगहों पर जांच और तलाश कर रही हैं। अब देखिए जरा कौन कौन से इमाम और मौलाना, बताने का मतलब यह है कि कैसे धर्मगुरु भी इसमें जुड़े हुए हैं। क्या इनका भी रोल लोगों को जिहाद के नाम पर बरगलाना और गुमराह करने का रहा है? कौन से लिस्ट देखिए जरा। ये हल्द्वानी से उठाए गए, दिल्ली ब्लास्ट के तार हल्द्वानी के भनपूलपुरा से, क्योंकि हल्द्वानी बिलाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। मौलाना मोहम्मद आसिम को देर रात एनआईए ने दबोचा है। आरोप है कि फिदाइन आतंकी उमर से मौलाना का कोई लिंक मिला है। उमर से संदिग्ध कॉल लिंक होने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए मौलाना आसिम को दिल्ली ले आया गया है। नैनीताल से हल्द्वानी के मौलाना से पूछताछ में नैनीताल का लिंक निकल कर आया, जिसके बाद नैनीताल से भी एक मौलाना को पुलिस ने उठाया है। एक तल्लीताल मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बंद कमरे में मौलाना नईम से लंबी पूछताछ भी की है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने उसके कमरे की भी तलाशी ली है। गुरुग्राम के सोहना की शाही मस्जिद में भी एक्शन शुरू हुआ। मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को उठाया गया है। आरोप है कि धमाका करने वाला उमर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता था। फरीदाबाद से ऐसे ही फरीदाबाद में मुजम्मिल ने मौलाना का घर किराए पर लिया था। मौलाना इश्तियाक के किराए पर दिए कमरे से ही विस्फोटक मिला था और अल-फलाह के कैंपस वाली मस्जिद में इश्तियाक ही नमाज पढ़वाता था। शोपिया का रहने वाला मुफ्ती इरफान श्रीनगर की मस्जिद में रहता था। यहीं से इरफान ने आतंकी डॉक्टर का ग्रुप बनाया और साजिश रची। एनआईए के शिकंजे में रह रहा मुफ्ती इरफान इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। तो बड़ी बात यह है कि ऐसे मौलाना, ऐसे धर्मगुरु जो धर्म का काम करते हैं और लोगों को कैसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। यह एक बड़ा संदेश है जो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साजिद रशीदी। देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह का मदरसों को कभी आतंकवाद से जोड़ना, कभी मस्जिदों को आतंकवाद से जोड़ना, कभी मौलानाओं को जोड़ना, कभी मुस्लिम आतंकवाद कहना, कभी इस्लामिक आतंकवाद कहना, ये सारा देश में नफरत फैलाने जैसा है। मैं इसको कंडम करता हूं। ऐसी कहीं भी एजुकेशन नहीं दी जाती कि भाई देश में आतंकवादी तैयार हों या आतंकवादी बनाए जाएं। अगर है तो सरकार उन पर कार्रवाई करे। कोई मुसलमान उनके हित में, उनके साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो साजिद रशीदी ठीक बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और होती दिखनी भी चाहिए। अब देखिए जरा इस पूरे मामले में इमाम और मौलाना पर कार्रवाई हो गई, लेकिन जो कॉलेज जहां से डॉक्टर्स आतंकी बनकर निकल रहे थे उस पर भी कार्रवाई हो रही है। उसके चेयरमैन पर भी कार्रवाई हो रही है। अल-फलाह की तस्वीर आप देख रहे हैं और अल-फलाह के चेयरमैन जव्वाद को ईडी ने उठाया, लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि जव्वाद का कनेक्शन कहां से है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन है। जानकारी है कि जव्वाद ने अपने बेटे को ब्रिटेन में सेटल कर दिया। ईडी ने अल-फलाह के चेयरमैन को लेकर कोर्ट में दावा किया है। ईडी ने कहा उसके मुताबिक जवाद अहमद ने 414 करोड़ की धोखाधड़ी की है। यह खेल अल-फलाह में छात्रों को पढ़ाने के नाम पर किया गया है। दावा इन पैसों को जवाद ने अपने बेटे की कंपनी में निवेश किया। इसके लिए जवाद ने पहले अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलाई। आरोप है कि ब्रिटिश नागरिक बेटे के नाम पर कंपनी खोल दी। धांधली से कमाया पैसा बेटे की इसी कंपनी में लगाने का शक है। ईडी अब जवाद के बेटे की कंपनी में पैसों के निवेश की जांच करेगी। और इतना ही नहीं, जवाद पर जमीनी खरीद में भी घोटाले का आरोप है। आरोपों के मुताबिक जावेद ने धोखे से हिंदुओं की जमीन हथिया ली है। दरअसल मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 की जो जमीन है, करोड़ों की यह जमीन फर्जी दस्तावेजों से कौड़ियों के भाव ले ली गई। ऐसे ही जावेद और उसका भाई चिटफंड धोखाधड़ी में पहले फंस चुके हैं, जब लोगों से 7.5 करोड़ रुपए की जालसाजी की थी इन्होंने। और साल 2000 में जवाद अहमद सिद्दीकी पर 15 केस दर्ज हुए और इस मामले में 3 साल तक जवाद जेल में रहा है। आरोप है कि उसने जालसाजी के पैसों से यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है और जिसके बाद अब एक्शन हो रहा है। तो एनआईए एक एक तार जोड़ रही है और एक एक एक्शन ले रही है। आज की एक और खबर है वोटर रिवीजन और सियासी टेंशन। तो आपको दिखाऊं, अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलग अलग जगह बोर्ड और होर्डिंग लगी हुई है। ये आप जो पोस्टर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, SIR
चुनावी ड्यूटी कर्मचारियों को की मजबूरी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि अखिलेश यादव ने आज बाकायदा एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीएलओ की पत्नी को बुलाया। काम पूरा नहीं करोगे तो एफआईआर होगी, और है जो एक दिन में है जो 100-200 फार्म कंप्लीट करिए। आप बताइए एक दिन में 100-200 फार्म कैसे कंप्लीट करेंगे? अब हमारे यहाँ कोई और मेरा एक बेटा है, मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है सर। ये झूठी रिपोर्ट इन लोगों ने निकाल दी कि कार्यमुक्त थे, कि बीमार थे, उनको पहले से कार्यमुक्त कर दिया गया। कार्यमुक्त कैसे कर दिया गया जब 14 तारीख को इन्होंने काम किया है? इनको धमकी मिलती थी। ये जो एसआईआर है आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। यहाँ जो समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो सरकार का विषय नहीं है, सरकार से मांग नहीं कर सकते। वो चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के नाते जाए, अगर समय बढ़ाने की मांग करते हैं, चुनाव आयोग समय बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएगा, ये विषय सरकार का नहीं होता। देखिए, चुनाव निर्वाचन चुनाव आयोग का कोई कार्य पद्धति है, उसमें हम लोगों को नहीं। और ये आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर थी कि आखिर क्या कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा, क्या कर्नाटक में जादुई ब्रेकफास्ट हो गया है। एक तस्वीर सामने आई तमाम दहशत और सवालों के बीच कि क्या होने वाला है कर्नाटक में। आप देखिए, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ब्रेकफास्ट पर मिले। ब्रेकफास्ट पर देखिए इडली सांभर और चटनी चल रही थी और इडली सांभर पर ही बात बन गई। देखिए क्या सब कुछ बातचीत में ब्रेकफास्ट पर सेट हो गया है। यह तस्वीर ब्रेकफास्ट की है। कुर्सी पर खींचतान के बीच सिद्धरामैया डीके शिव कुमार मिले। सुबह 10 बजे डीके सीएम हाउस पहुंचे, दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। करीब 1 घंटे बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धरामैया ने कहा हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और न कभी होगा। शिव कुमार ने कहा हाईकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे। दरअसल दोनों की यह मुलाकात हाईकमान के आदेश के बाद हुई है। 15 दिनों से दोनों के बीच सीएम पद को लेकर तनातनी थी। दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे थे। आज भी कई जगहों पर दोनों नेताओं के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जंग चल रही थी। शिव कुमार ने इशारों में सीएम सिद्धरामैया को जुबान की याद दिलाई तो सीएम सिद्धरामैया ने अपने कामों का हवाला देकर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच तू तू मैं से पार्टी की किरकिरी हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों को कड़ा संदेश भेजा। केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं से अलग अलग फोन पर बात की है और उसके बाद बात बन गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीके शिव कुमार। हाईकमान जो भी कहेगा हम दोनों उसे मानेंगे। मुझ में और डीके शिव कुमार में कोई भी मतभेद नहीं है। Whatever they do politics, विपक्ष जो भी सियासत करता है, समस्याएं खड़ी करता है, उसका जवाब दिया जाएगा। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हम अपनी पार्टी हाईकमान की बात मानते हैं। वो जो भी कहेंगे वही हमारा फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। आपको बताऊं, अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि बुरी संगति में रहने से बेहतर है अकेले रहना। लाइफ का यह फंडा दिया अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने। साधारण परिवार में जन्मे वॉशिंगटन का अमेरिकी हीरो और राष्ट्रपति बनने का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। बचपन में ही पिता की मौत हो गई तो पढ़ने लिखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने का जुनून था और इसी जुनून के साथ वो सेना में भर्ती हो गए। वॉशिंगटन अपने काम में बहुत ईमानदार थे और बड़ी शांति से फैसले लेते थे। सेना में ही बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते ये बिना पढ़ा लिखा सैनिक जंग हरवाएगा और अमेरिका गुलाम ही बना रहेगा। वॉशिंगटन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेते और चुपचाप अच्छे सैनिकों की टीम बढ़ाने में लगे रहे। जल्द ही उन्हें सेना में मेजर का पद मिल गया। उनकी सेना में अनुभव और हथियारों की कमी थी, लेकिन वॉशिंगटन ने सेना के मनोबल को गिरने नहीं दिया। वो अकेले में घंटों सोचते, रात रात भर जीत की प्लानिंग करते, जंग में दुश्मन को चौंकाने वाली रणनीति अपनाई और जीत दिलाकर ही दम लिया। वॉशिंगटन 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने और लाइफ का फंडा दिया। दुनिया में सबसे बुरी आदतों में से एक है बहाने बनाना। बहाना एक तरीके से खुद को धोखा देना है, इसलिए हार हो या जीत
खुद कोशिश करिए और खुद जिम्मेदारी लीजिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।